गुड इवनिंग स्टूडेंट्स 11th क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमने पीरियोडिक टेबल वाला लेसन स्टार्ट किया था यूनिट 3, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासीफाई कैसे किया गया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने व्यूज़ दिए, फिर उनके अंदर ड्रॉबैक्स थी, मैंडलीफ की यूजफुलनेस थी, फिर मॉडल मैंडलीफ आया। सो हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल किया। उसके बाद हमने उन एलिमेंट्स की नोमेनक्लेचर की जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा था। आफ्टर दैट वी हैव डन द different blocks, S block, P block, D block and F block. This you have seen in my video. Today we will start different types of radius. What are radius? जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं, रेडियस क्या होता है? सिंपल एक सर्कल होता है। सिंपल आपका एक सर्कल होता है लाइक दिस। सेंटर से लास्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होती है, सिंपल रेडियस। बट हियर इज एटॉमिक रेडियस। In Bohr model, you know what is the shape of atom. Atom is spherical in shape. सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब आप ये देखिए, जैसे ये एटम का स्ट्रक्चर है, तो सेंटर में न्यूक्लियस है, जहां तक शेल्स आ रही है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल, ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस, क्योंकि हम एटम के अंदर काउंट कर रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखी है इसकी? द डिस्टेंस from the center of the nucleus to outermost shell, जहाँ तक ये outermost shell आपका जाता है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस। कहाँ से डिस्टेंस काउंट करना है? न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक का। अगर मैं एटॉमिक ना बोलकर आयन बोल दूं, आयंस क्या होती हैं? आपने लोअर क्लास में सुना होगा कैटायंस, एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं? दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। कैटायंस कैरी पॉजिटिव चार्ज। हाउ? For example, I have sodium. The atomic number of sodium is 11, but if it forms the cation, cation is formed by the loss of electron. Cation is formed by the loss of electron. अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आपके पास से जाते हैं तो cation बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास आते हैं तो एनायन बनता है। It means लॉस होगा cation, गेन होगा एनायन। लॉस होगा तो cation बनेगा और प्लस का साइन आएगा। देखिए सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या रह गए? 10 रह गए, लेकिन इसके ऊपर एक साइन आ गया प्लस का। ये प्लस का साइन ये शो करता है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं। अगर 1 प्लस होगा तो 1 प्लस आएगा, 2 किए तो 2 प्लस आ जाएंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17, बट इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द एनायन। एनायन मींस नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आर 18। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18। So these are the cation and anion. I repeat again, cation which are formed by the loss of electron and carry positive charge. Loss भी होगा और positive charge भी आएगा। Anions negatively charge होते हैं जो gaining से बनते हैं। Clear? तो सोडियम के पास अपने इलेक्ट्रॉन थे 11, जब इसने एक लॉस कर दिया तो कितने रह गए? 10। क्लोरीन के पास अपने कितने थे? 17, और जब इसने गेन कर लिया तो कितने हो गए? 18। एक ही माइनस का साइन आ गया और एक ही प्लस का साइन आ गया। क्लियर? अब ये क्या हो गए? सोडियम तो है एटम, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये बन गया आयन। ये बन गया आयनिक कंपाउंड, आयन जिसमें आयंस होते हैं। जैसे मैंने लिखा आयनिक रेडियस, पहले लिखा एटॉमिक रेडियस, फिर लिखा आयनिक रेडियस। दोनों है सेम चीज ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एटॉमिक रेडियस तो एटम का रेडियस काउंट होगा, बट आयनिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा? आयन का रेडियस काउंट होगा। अब आप ये बताइए मुझे, सोडियम तो था एटम, तो इसका एटॉमिक रेडियस काउंट हुआ, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसका क्या काउंट होगा? आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है वो। देखिए ये आपने इस तरह से फॉर्मेशन 9th क्लास में पढ़ी थी। सोडियम, ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल्स हो गए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 8 आएंगे, और लास्ट वाले में क्या आएगा? 1। When it lost the 1 electron completely, third shell will remove। देखिए क्या शेप आ जाएगी। अब जो ये होगा काउंट, ये काउंट होगा आयनिक रेडियस। क्या काउंट होगा? आयनिक रेडियस। क्या डेफिनेशन है? द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस अप टू विच इट एक्सप्रेस इट्स इन्फ्लुएंस। जहां तक ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं यहाँ तक अपना इफेक्ट दिखा सकती हूँ, तो मेरा इन्फ्लुएंस सिर्फ यहाँ तक है। न्यूक्लियस यहाँ पर है, ये अपना इफेक्ट यहाँ तक एक्सप्रेस कर सकता है, तो आयनिक रेडियस उसको कहती है।
तो दोनों ही केस में रेडियस काउंट होगा, कैटायनिक रेडियस भी होगा और एनायनिक रेडियस भी होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो कैटायन का रेडियस होता है वो अपने एटम से क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है, और एनायन का रेडियस क्या होता है, अपने एटम से ज्यादा होता है। क्या रीजन है इसके पीछे? What is the reason behind this? The size of cation is smaller than its atom and size of anion is bigger in size than the atom. अपने ही एटम से इसका जो साइज है वो बड़ा क्यों होता है? क्लियर? पहले मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। 11 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? 11 इलेक्ट्रॉन्स का ये आपके पास K, L, M और N। K में कितने थे? 2, L में कितने थे? 8 और M में कितने थे? 1। अब क्या हुआ? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। लॉस करने से क्या हो गया? M शेल चला गया, बचा क्या? K और L, साइज छोटा हो गया, पूरा एक शेल ही कम हो गया। क्या हो गया? पूरा एक शेल ही कम हो गया, साइज अपने आप छोटा हो गया। क्लोरीन के केस में देखिए, क्लोरीन में 17 थे, तो K, L, M में कितने आएंगे? K, L, M और N, 2, 8 और 7। बट when it gain इलेक्ट्रॉन, तो जो 7 के अंदर ही तो एक आएगा ना, 8। इसमें उसमें तो पूरा शेल ही कंप्लीट गायब हो गया। इसमें शेल गायब नहीं हुआ, गायब ना होने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया है। न्यूक्लियस के पास वैलेंस शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 8। तो उसका चार्ज तो बढ़ गया ना, तो साइज उसका क्या हो गया? पहले इसका साइज 17 इलेक्ट्रॉन का था, अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। एनायन का साइज अपने आप ही क्या हो गया है? इंक्रीज कर गया है। अपने आप ही क्या हो गया है? साइज इंक्रीज कर गया है। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई द साइज ऑफ कैटायन इज बिग स्मॉलर देन इट्स एटम एंड एनायन bigger in size than the atom. After that we will do different types of atomic radius. There are 3 types of atomic radius. Number 1 is covalent radius, number 2 is van der Waals radius and third one is metallic radius. Covalent, van der Waals, metallic, 3 रेडियस होते हैं। 3 रेडियस होते हैं। रेडियस, और इसमें सबसे ज्यादा जो रेडियस होता है वो van der Waals रेडियस होता है, उसके बाद मेटालिक रेडियस होता है, फिर उसके बाद कोवेलेंट रेडियस होता है। रेडियस के कंपैरिजन करें अगर, अब आती है क्वेश्चन कि व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस? व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस? हमारे पास जो 4th चैप्टर आ रहा है उसमें हम आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम जो कि शेयरिंग से बनता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम जो कि किससे बनता है? शेयरिंग से। मान लो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे एक और चाहिए पूरा करने के लिए, तो मैं किसी एटम से शेयर कर लूंगी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, तो शेयरिंग से बना हुआ है, तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम हो गया। अब ये 2 एटम थे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो इसका जो न्यूक्लियस हो गया वो होगा सेंटर में, ये हो गया, और इसका क्या होगा? ये सेंटर में होगा। क्या लिखा है मैंने? इट इज द वन ऑफ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस आधा होगा किसका? बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। 2 जो एटम है, एक ही एटम एक ही एटम है, दोनों एटम के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इसके न्यूक्लियस का और इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा पूरा का पूरा, उसका जो हाफ होगा, देखिए ये न्यूक्लियस दोनों का डिस्टेंस, इसका जो हाफ होगा वो होगा कोवेलेंट रेडियस। क्या होगा वो? कोवेलेंट रेडियस। आगे आता है van der Waals रेडियस, बिल्कुल सिमिलर है। van der Waals रेडियस में क्या लेना है आपने? वही डेफिनेशन है, वन ऑफ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 आइडेंटिकल एटम या डिफरेंट एटम, बिटवीन द 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डिंग एटम्स। मतलब इसमें आपने 2 लेनी है, ऐसे ऐसे क्या लेने हैं? 2। उनका भी क्या होगा? हाफ होगा। उनका भी क्या होगा? हाफ होगा। और मेटालिक रेडियस में आपने क्या लिखना है? van der Waals रेडियस रिपीट करो, ठीक है। van der Waals रेडियस में वर्ड ऐड करना है, वन ऑफ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम्स। सिमिलर केस है, एक ये है, ऐसा ही एक और होगा, उनका जो हाफ होगा दोनों का वो होगा van der Waals रेडियस। और मेटालिक रेडियस में क्या होगा? मेटल्स आ जाएंगे, मेटल्स धातु जो होती है, तो क्या वर्ड यूज करना है? वन ऑफ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट मेटल्स। बाकी सारे डेफिनेशन सेम है, क्या ऐड करना है? 2 एडजेसेंट एटम्स।
1 एग्जांपल आपने याद करना है इसका. So this is all about the different types of radius. Next we will do the variation of atomic radius in group and period. Okay, thank you. Good evening students. Today we will do atomic radius in chapter 3 periodic classification of elements. इस चैप्टर में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है. अब हम और लास्ट जो टॉपिक था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, उसके बाद हम इस एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन करेंगे ग्रुप में और पीरियड में. ग्रुप में ऑलवेज मूव डाउन द ग्रुप एंड पीरियड में ऑलवेज मूव लेफ्ट टू राइट. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? यस, लेट अस स्टार्ट. Variation of atomic radius in group and period. Group we will consider lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. In period we move like this: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, neon. ग्रुप में या पीरियड में मूव करते टाइम एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आता है? Either it will decrease, either it will increase, and how? The question is. Okay, so let us start. Let us start with the configuration which you have done in the second chapter. Lithium atomic number 3 1s2 2s1. Sodium atomic number 11 1s2 2s2 2p6 3s1. Similarly in case of potassium 4s1. Just see, on moving down the group, जैसे हम ऊपर से नीचे आती हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय लार्ज मैग्नीट्यूड. कैसे? 3 नंबर था, 3 से हो गया 3 से हो गया 11, 11 से हो गया 19 और 19 से क्या हो जाएगा 37. ये देखिए इधर 19 से 37, 37 से 55 और 55 से 87. जस्ट इमेजिन कि 3 एटॉमिक नंबर से कितना हो गया 87. तो मैंने क्या लिखा है, जब ग्रुप में मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय लार्ज मैग्नीट्यूड. हो रहा है लार्ज मैग्नीट्यूड 3 से 11, 11 से 19, 19 से 37 एंड सो ऑन. नेक्स्ट लिखा है, आपने देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या होगा 2 ही रूम्स चाहिए. उसके बाद 11 आ गए, 1 2 3 4. दीज आर द डिफरेंट शेल्स. क्लियर? एस फिर पी और फिर एस. नंबर तो बढ़ता जा रहा है 1 2 3. यहाँ पर क्या था 1 2, यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3. नेक्स्ट में क्या है 1 2 3 4. तो डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं. नंबर ऑफ शेल्स का मतलब रूम्स बढ़ते जा रहे हैं. जैसे स्कूल के अंदर जितने जितने स्टूडेंट्स आते जाएंगे तो उसके हिसाब से हमें रूम्स भी एकोमोडेट कराने पड़ेंगे, इतने रूम्स होने चाहिए. सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू एकोमोडेट द शेल्स. सो डाउन द ग्रुप, आई रिपीट अगेन, atomic number increase by large magnitude 3 to 11, 11 to 19, 19 to 37, and then nuclear number of shells increases. Distance of nucleus and the last shell वो भी increase कर रहा है. पहले इलेक्ट्रॉन क्या था, ये लिथियम, ये इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन, ये पोटेशियम, ये इलेक्ट्रॉन. डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है ना. ये देखिए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस. डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो गया, न्यूक्लियस का कंट्रोल जो इलेक्ट्रॉन पर होता है या टीचर का कंट्रोल जो बच्चों पर होता है वही टीचर का चार्ज होता है. ऐसे ही इस न्यूक्लियस की ड्यूटी बनती है इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखे, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज. जितना साइज छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा. लेकिन अगर साइज बढ़ता चला जाएगा, अब इस रूम में मैं पढ़ा रही, नेक्स्ट रूम में मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, तो मेरा इफेक्ट तो वहाँ पर नहीं है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो टीचर का इफेक्ट नेक्स्ट रूम में नहीं है. तो जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा. तो तीसरी बात क्या पता लगी, डाउन द ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, डिस्टेंस बढ़ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, एटॉमिक साइज भी बढ़ गया. ये सारी बातें रिवर्स जाएंगी जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे. लेफ्ट टू राइट में देखते हैं, let us consider lithium, beryllium, boron, carbon and nitrogen. lithium का नंबर 3 1s2 2s1. क्लियर? अब 3 के बाद एक ही तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है.
4 के बाद 5 ही तो आ रहा है, 5 के बाद 6 ही तो आ रहा है, ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रहा। पहला डिफरेंस। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट ओनली, जबकि जब डाउन द ग्रुप आपने मूव किया था एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय लार्ज मैग्नीट्यूड। क्लियर बेटा? तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट, तो हर बार एक एक बच्चा आएगा तो हम एक एक बच्चे को अलग अलग रूम्स में थोड़ी ना रखेंगे। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, 1 स्टूडेंट आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हम उसको उसी शेल के अंदर रखेंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल्स भी नहीं बढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आप 1s2 2s1, बेरिलियम की बारी आती है 4, 1s2 2s2 2s1 2s2। क्लियर? तो नंबर ऑफ शेल तो सेम ही रहा। नेक्स्ट में देखिए 2p, 2 तो सेम है ना, शेल तो सेम है, सब शेल ही तो बढ़ा है, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। मैंने क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट। डिस्टेंस तो क्या होगा? कम होता चला जाएगा, डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा। नेक्स्ट में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब पहले शेल में एक स्टूडेंट था, एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 आ गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, ऐसे ऐसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट को पढ़ाना, फिर 2 को पढ़ाना, फिर 3 को पढ़ाना, 4 को पढ़ाना, तो हमारा चार्ज से बढ़ता जा रहा है ना, तो अट्रैक्शन बढ़ रही है, न्यूक्लियस के चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से क्या होगा? साइज श्रिंक हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, सेम रह रही है। तो लेफ्ट टू राइट जब आप चलते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर? अगर आपको एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन समझ में आ गई डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट, तो आप अगले जो 2 टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे से कर लोगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शेल क्या है, सब शेल क्या है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। पूरे चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर आपको इंक्रीज डिक्रीज मिलता चला जाएगा, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको लर्न नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। In next we will do ionization energy, electron affinity and electron negativity. 3 topics are left in this chapter. Okay, thank you. Good evening students. In the last video we have done the variation of atomic radius in group and period. ग्रुप एंड पीरियड में एटॉमिक रेडियस की क्या वेरिएशन है? आई थिंक आपने बहुत अच्छे से उसको स्टडी किया होगा। आफ्टर दैट अगर आपको वो चीज़ क्लियर हो गई है कि डाउन द ग्रुप क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तभी आप आगे चल सकते हैं। बिकॉज दिस टर्म इज न्यू टर्म फॉर यू, आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? एज द नेम सजेस्ट, आयन हमने पढ़े थे। There are 2 types of ions, cation and anion. Here we will talk about the cation. Ionization energy, जो ions बनाने में energy use होती है, that is the ionization energy. It may be defined as the amount of energy required. जितनी energy आपको चाहिए, किस लिए चाहिए आपको? To remove the electron from the, इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने। This is the structure of atom. This is the case of sodium. This is the case of sodium. We can rub this shell also. The amount of energy required to remove the electron. अब ये एटम है, एटम में क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब आपको ये कहते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। आसान नहीं है क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और इलेक्ट्रॉन्स जो है पर्टिकुलर शेल में मूव कर रहे हैं। तो होना क्या है? हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी से कुछ काम करना तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी तब निकलेंगे जब एक्स्ट्रा होंगे। क्या पता उसके पास ना ही हो? मीन्स सपोज इन फर्स्ट शेल K, L, M and N, 2, 8 and 1,
अब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सोडियम का केस बनाया है मैंने, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से, जितनी एनर्जी मैं उसको दूंगी, किसको, सोडियम के एटम को, इसको मैं एनर्जी देती हूँ, इलेक्ट्रॉन निकालना है। सोडियम का 11 नंबर था, Ie मैंने इसको दी, मतलब जो एनर्जी दूंगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितने निकालना है, एक, ये निकाल के बाहर रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास से चला गया ना एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के पास क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर सोडियम के पास कितने रह गए, 10 रह गए, क्या रह गए, 10। सो जो एनर्जी हम सोडियम को देंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। जरूरी नहीं है कि हर में एक ही इलेक्ट्रॉन ही निकले, किसी में एक निकलेगा, किसी में 2 निकलेंगे, किसी में 3 निकलेंगे। I have taken the example of aluminium which has atomic number 13। कितना एटॉमिक नंबर है इसका, KLMN 13, 2, 8 and 3। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 3। इट कैन लॉस 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एकदम तीनों नहीं निकलेंगे, 1 by 1 निकलेंगे। देखिए एल्यूमिनियम को पहली बार एनर्जी दी गई, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस Al प्लस में दोबारा एनर्जी दी गई, दूसरा निकल गया, तीसरी बार दी गई तो तीसरा निकल गया, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Al प्लस, Al2 प्लस और Al3 प्लस। लास्ट में कौन चार्ज आ गया, एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके ऊपर, चार्ज कितना आ गया, 3 प्लस का साइन आ गया। सो अगर आप बार बार एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आने वाली एनर्जी, आप जब भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तब भी तक आपको इलेक्ट्रॉन बार एनर्जी निकालनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। क्लियर, दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट में क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर चार्ज। क्या है न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का कंट्रोल इलेक्ट्रॉन पर होता है, वो उसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस का कंट्रोल, अब जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और अगर आपको फिर भी निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, Ie भी उतनी ही ज्यादा। तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड है एटॉमिक साइज। अब साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी निकलेगा। अब छोटा सा रूम हो, सारे स्टूडेंट्स पास बैठेंगे, खूब बड़ा हॉल हो जाए, इलेक्ट्रॉन सारे पे डिस्पर्स हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो उनको निकालना तो आसान है, लेकिन जब वो बिल्कुल छोटे से रूम में बैठेंगे तो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल साइज में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और साइज बढ़ता चला जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। क्लियर, सो साइज बढ़ने से Ie क्या हो रही है, कम हो रही है। यही तो रीजन है, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा था तो Ie कम हो गई। देखिए सारे रीजन वही चलेंगे, लास्ट में हमें लिख देना है Ie डिक्रीज कर रही है, Ie डिक्रीज कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लेना है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन क्या होता है, नियरनेस टू द न्यूक्लियस, नजदीक जाना, अंदर जाना, गहराई में जाना, पेनिट्रेट करना। अब इसके अंदर जितना जो जाएगा वो न्यूक्लियस के नजदीक आएगा। क्लियर, जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मुश्किल है ना निकालना, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी का मतलब एनर्जी बढ़ गई। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है पेनिट्रेट करना, अंदर तक गहराई में जाना, गहराई में अंदर तक वही जाएगा जिसकी शेप न्यूक्लियस के जैसी होगी। अब बात करते हैं SPDF की। S की शेप स्फेरिकल, P की डबल, D की डबल नंबर, तो किसकी शेप न्यूक्लियस के जैसी हुई, S की शेप हुई, तो S का पेनिट्रेशन इफेक्ट भी क्या हुआ, सबसे ज्यादा हो गया। क्लियर, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। अब आता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता है शील्ड कर लेना न्यूक्लियस को। अब जैसे ये 2 हैंड्स हैं, अब जैसे इसको क्या रखते हैं, ये हैंड इसको मैंने ऐसे कर लिया, आपको तो एक दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल इसके जैसा था, इसको इसने शील्ड कर लिया। तो शील्डिंग इफेक्ट से भी
क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, शील्डिंग इफेक्ट से बढ़ जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एस की शेप स्फेरिकल होती है, न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल होती है, तो वो उसको शील्ड कर लेगा। एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, पी का उससे कम, डी का उससे कम और एफ का सबसे कम होता है शील्डिंग इफेक्ट। और लास्ट में हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो लास्ट में हमने टॉपिक किया था, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, जिसमें हमने कॉपर और क्रोमियम का केस लिया था। या तो इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हों जैसे कि D5, या इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हों जैसे कि D10। तो इस केस में एलिमेंट्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, D5, D10, P6, P3, मतलब ये तो पूरा भरा हुआ हो या आधा भरा हुआ हो, उस केसेस में स्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। और जो स्टेबल हो चुका हो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो जो स्टेबल हैं ऑलरेडी उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी। स्टेबल क्यों है, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन या तो पूरी भरी हुई है या फिर वो आधी है। सो दीज आर द सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी। Variation of ionization energy in group and period you have done atomic size. Similar reasons are applied in the ionization energy. Same, atomic number increase by large magnitude, distance of nucleus and charge shell increases, nuclear charge decreases, number of shell increases, and so same. ionization energy क्या होगी, decrease करेगी। Left to right क्या है, number of shell same है, nuclear चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लास्ट शेल के ऊपर बढ़ती जा रही है। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुश्किल होगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुश्किल हुई तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड। इन ग्रुप इट विल डिक्रीज एंड इन पीरियड इट विल इंक्रीजेस। क्वेश्चंस आर देयर, रीजनिंग क्वेश्चंस आर देयर। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, तो वो आपने पढ़ने हैं कि अगर सोडियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कम है, दूसरी उसकी ज्यादा हो जाएगी। पता है दूसरी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि एक देने के बाद वो 10 हो जाते हैं उसके पास। 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है, 2 और 8, उसका ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, तो वो तो पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। सोडियम की फर्स्ट आई कम होती है, सेकंड ज्यादा होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एक देने के बाद वो स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। और इससे रिलेटेड जितने रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वी विल डू द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वी हैव डन। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 2 टॉपिक्स